कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ लॉकडाउन एंड लर्न विथ ईगल बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये कंडीशन फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि लाइफ की ओरिजिन के बारे में कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने बायोजेनेसिस की कंट्रोवर्सी भी देखी थी। हम लोगों ने बिग बैंग और नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में भी देखा था। हम लोगों ने ये भी जाना था कि अर्थ का ओरिजिन कितने ईयर्स एगो या कैसे हुआ है। हम लोगों ने पैनस्पर्मिया कॉस्मोलॉजिक थ्योरी, इन सभी के बारे में देखा था। और इन सब के साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा था कि इनमें से कोई भी थ्योरी 100% ना तो सही थी और ना ही 100% गलत थी, ठीक है। तो अब हमें एक ऐसी थ्योरी की ज़रूरत थी जो हमें 100% ये सही बता सके कि आखिरकार लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो उसके लिए जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी थी ओपेरिन एंड हेल्डन की, जेबियस हेल्डन की, ठीक है। उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम दिया था क्या, एक तो उनके नाम से ही हम जानते हैं उनकी थ्योरी को, ठीक है। और उनकी थ्योरी के बहुत सारे नाम है। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, नेचुरलिस्टिक थ्योरी, मेटेरियलिस्टिक थ्योरी, ठीक है। ये क्या उनकी थ्योरीज के अदर नेम है, ठीक है। उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अर्थ पर लाइफ कैसे बना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई थी कि ये कंडीशन थी तो जो सुटेबल थी प्रिमिटिव अर्थ पर लाइफ को बनाने के लिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आखिरकार वो कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन हो सका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ, हाउ लाइफ इज फॉर्म्ड ऑन अर्थ, ठीक है। तो जो सबसे पहला हम लोगों ने कल इस चीज़ को देख लिया था कि जो अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका था, ठीक है। सबसे पहले आज की वीडियो में देखेंगे कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था उस पर आखिर कंडीशंस कैसी थी। उसके बाद हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें कहाँ है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर का रोल भी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है तो हो सकता है कि वहाँ पर लाइफ मिल सके, लेकिन अगर किसी में एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वहाँ पर लाइफ का ओरिजिन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मून है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, ओशियन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फर्स्ट लाइफ है हमारी वो ओशियन में ही बनी थी। अब क्यों बनी थी, कैसे बनी थी, इसका हम आंसर आगे वाले अपने स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट लाइफ थी वो क्या थी, फर्स्ट सेल को क्या हम लोग बोलते हैं, सेलुलर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। विडिचो ने बोला था ये, ठीक है। तो सेल का फॉर्मेशन, पहली सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम इसमें जानेंगे, ठीक है। इसी के बारे में पूरी ओपेरिन की थ्योरी है, क्योंकि सेल को ही तो हम लोग बोलते हैं, जो हमारी बॉडी की यूनिट है वो क्या है, सेल ही तो है, ठीक है। तो सेल का ओरिजिन हो गया, मतलब लाइफ का ओरिजिन हो गया। पूरी ओपेरिन की थ्योरी इसी के आसपास घूमती है। चलिए देखते हैं पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के लिए हम लोगों ने कल बहुत सारी थ्योरी देखी थी। एक देखी थी उनमें से, एक नेबुलर हाइपोथेसिस देखी थी, और जो दूसरी थी वो हम लोगों ने देखी थी बिग बैंग हाइपोथेसिस, ठीक है। जिसमें बताया था कि जो अर्थ का फॉर्मेशन है रोटेटिंग हॉट गैसेस क्लाउड से हुआ है, ठीक। अर्थ का कब हुआ था ओरिजिन, 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ है। और जो प्रिमिटिव अर्थ का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी। यही रीजन है कि जो अर्थ थी वो बनी थी 4.5 बिलियन ईयर अगो, लेकिन इस पर जो लाइफ आया है वो आया 3.5 बिलियन ईयर एगो। तो 1.5 या 1 बिलियन ईयर एगो हमको किस में लग गया, अर्थ की कंडीशंस को लाइफ के लिए सुटेबल बनने में लग गया, ठीक है। तो उन्हीं कंडीशंस के बारे में आज हम जानेंगे जो 1 बिलियन ईयर जिन्होंने लिया है, ठीक। तो जो प्रिमिटिव अर्थ थी उस पर कोई भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक। और ये तुम लोग देख ही चुके हैं कि टेम्परेचर कैसा था, बहुत ही ज़्यादा था। वेल्कोनिक लावा और वेल्कोनिक स्ट्रॉम आते रहते थे, बहुत हर तरफ ज्वालामुखी जो थे वो फटा करते थे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, और उनसे इरप्शन से बहुत सारे गैसियस कंपाउंड, धुआं, ये सारा निकला करता था, ठीक है। जिन्होंने आगे चल करके
एटमॉस्फेयर बनाया होगा। सिर्फ एजम्पशन है, कोई सुटेबल थ्योरी, कोई सुटेबल एग्जाम्पल नहीं, इसका सिर्फ एक एजम्पशन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग अब हम लोग देखते हैं कि जब अर्थ से लावा मैग्मा ये सब निकला, तो ये जो लावा मैग्मा निकला, इसने निकलने के बाद में क्या किया कि अर्थ की क्रस्ट का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? अर्थ की क्रस्ट का। और इसी के साथ में और भी डिफरेंट टाइप के लेयर या स्फीयर इसके बने। एक्चुअली देखो क्या था कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, अर्थ की जो रोटेटिंग स्पीड थी, उसके घूमने की स्पीड थी, वो डिक्रीज हुई। जब अर्थ की रोटेटिंग स्पीड डिक्रीज हुई तो उसी के साथ में टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया और 100 डिग्री सेल्सियस के बिलो पहुंच गया। तो तब जा कर के कहीं क्या हुआ कि जो टेम्परेचर था, जो अर्थ थी, वो लाइफ ओरिजिन के लिए सुटेबल हुई। ठीक है, तब जब टेम्परेचर इतने नीचे पहुंचा तब कुछ हुआ कि हाँ अब लाइफ क्या है इस पर आ सकती है या बन सकती है। ठीक है, तो दो तीन लेयर बने थे। वो बने कौन से थे? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर वो सारा था जिसपे हम लोग रहते हैं, जहाँ पर मिट्टी सॉइल ये सारा है, कौन से है? ये लिथोस्फीयर है। बायो एटमॉस्फेयर है वो जहाँ पर सारी गैसेस ऑक्यूपाई रहती हैं। ठीक, और हाइड्रोस्फीयर वो है जहाँ पर पूरा का पूरा पानी था। और बायोस्फीयर वो एरिया है जहाँ पर सारे लिविंग्स बीइंग्स रहते हैं। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर को कनेक्ट जोड़ने वाली लिंक है, क्योंकि जो एनिमल है, जो लाइफ है, वो लिथोस्फियर में भी मिलती है, हाइड्रोस्फीयर में भी मिलती है और एटमॉस्फेयर में भी मिलती है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अर्थ के बारे में देखते हैं, अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में। अर्थ को 3 लेयर्स में बांटा गया है, अर्थ कोर, अर्थ क्रस्ट एंड अर्थ मेंटल। ठीक है, जो अर्थ का जो सबसे इंटरनल पार्ट है, सेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? अर्थ कोर। इसमें हैवी मेटल्स पाई जाती हैं जैसे कि निकिल एंड आयरन। और दूसरी बहुत नोटेबल पॉइंट है यहाँ पर कि जो हैवी मेटल्स है, आयरन देखा होगा, निकल देखा होगा आपने, वो यहाँ पर मोल्टेन स्टेज में होती है, मतलब पिघली हुई अवस्था में यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज भी अर्थ के कोर का या अर्थ का अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है जिसको हम लोग सह नहीं सकते हैं। ठीक है, इस कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इनर एंड आउटर कोर। ठीक, कोर के बाद वाली जो लेयर आती है वो आती है हमारी मेंटल। कौन सी लेयर आती है? ये मेंटल। 1 मिनट में इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ये विजिबल रहेगा मेरे ख्याल से। ये जो लेयर है, ठीक है, ये किस में आती है? मेंटल में ये पूरी लेयर आती है। तो मेंटल में वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, या आप ऐसा समझिए हैवी मेटल और एल्युमिनियम और सिलिकॉन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाई कहाँ करेंगे, कहाँ पर पाए जाएंगे? सारे के सारे मिलेंगे आपको इसमें मेंटल में, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो भी हैं सारे के सारे यहीं पर मिलेंगे तुम्हारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की। तो अर्थ क्रस्ट में जो पाए जाते हैं वो एल्युमिनियम और सिलिकॉन। एक चीज़ नोटेबल है, क्वेश्चन भी ऐसा कई बार ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि जो अर्थ की जो सरफेस पर है, ठीक है, जो अर्थ की जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट या मेटल पाई जाती है वो है एल्युमिनियम। और जो एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो जो पाई जाती है वो है हमारी नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। कितने परसेंटेज का? 78% है। और जो ऑक्सीजन है वो कितनी है? 20%। अब 21 नहीं रही है, गलत नहीं बोल रहे हैं हम, अब 21 नहीं रही है। ठीक है, नया आर्टिकल देखिए आप लोग, नए जर्नल पढ़िए, पता चल जाएगा, अब 20% है। ठीक है, तो ये है। और जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर में क्या होगा? पानी होगा। और इसके अलावा जो जितनी गैसेस थी उन सभी ने अपनी जगह कहाँ ऑक्यूपाई करी? एटमॉस्फियर में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, इन सभी ने गैसेस स्टेट में अपनी जगह वहाँ पर ऑक्यूपाई करी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिमिटिव एनवायरनमेंट। अब देखते हैं कि जो पहला पुराना टाइप का एनवायरनमेंट था जो अर्थ पर, कैसा था, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि एटमॉस्फेयर तो था ही नहीं, लेकिन जब बना तो आखिरकार बनने के बाद आखिरकार कैसा था ये जानते हैं। ठीक, तो देखो जो मॉल्टेन मास था, ठीक है, मॉल्टेन मास था, जैसे कि तो जो वॉल्केनिक लावा के साथ में क्या था? वो बाहर निकला करता था, वॉल्केनिक लावा के साथ में बाहर निकला करता था। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ? तो ये जब निकलता था, ठीक है, एक आपको मैं नेक्स्ट वाला दिखाता हूँ।
तो उसके साथ में क्या था, ये अंदर जो भी एलिमेंट थे उन्होंने रिएक्शन करके क्या, हाइड्रो वाटर वेपर, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये जो गैसें थी ये सारी गैसें बाहर निकली और इन्होंने आपस में रिएक्शन करने के बाद में किसी कार्बन और हाइड्रोजन ने रिएक्शन करके मीथेन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने करके अमोनिया, और इसने रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, और इसने वाटर वेपर H2O बना लिया। ठीक है, ये बन गए। अब इसके बाद जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये तो पता होगा कि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग था। कैसा था, रिड्यूसिंग था। लेकिन रिड्यूसिंग होने के साथ में किस तरीके से लाइफ के लिए हेल्पफुल था ये नहीं मालूम होगा। तो देखो क्या था, जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है वो ससेप्टिबल होता है या प्रमोट करता है क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रमोट करता है। बॉन्ड फॉर्मेशन प्रमोट करता है मतलब दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है ए और एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक एलिमेंट है बी। ये दोनों अभी अलग अलग है, लेकिन जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है वो इन दोनों को जोड़ने में ए बॉन्ड्स विद बी, मतलब मिल करके एक कंपाउंड बनाने के लिए प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रमोट करता है। इसीलिए था कि जो फ्री एटम थे उन्होंने आपस में रिएक्शन करके सिंपलर पहले मॉलिक्यूल बनाए, फिर सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब प्रोटीन, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, प्यूरिन, पिरिमिडिन्स, ठीक है, ऐसे न्यूक्लिक एसिड बनाया। ठीक है, तो यही रीजन है कि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में ए बायोजेनेसिस पॉसिबल थी, लेकिन प्रेजेंट एनवायरनमेंट में नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट एनवायरनमेंट है वो कैसा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड तोड़ने वाला, मतलब ये जो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है ये इसको ब्रेक कर देगा, मतलब ए को अलग और बी को अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जरूर पढ़ा होगा, हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा, 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा और बायोकेमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड ऑक्सीजन क्या करती है, जब कभी भी किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो वो उसको क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करती है, रिएक्शन करके उसको ब्रेक डाउन कर देती है। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में ब्रेक डाउन करके उसको सिंपलर टू सिंपलर करने का काम करती है। यही कारण है कोई भी अगर एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड है, ऑक्सीजन उसके साथ में रिएक्शन कर लेती है और उसको तोड़ देती है और नया कंपाउंड बन नहीं पाता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग को प्रमोट करता है जो प्रेजेंट का एनवायरनमेंट है। अच्छा, जो पहले था, तो पहले क्या था कि यूवी रेस थी, वॉल्केनिक इरेप्शन होते रहते थे, थंडरिंग होती रहती थी, ठीक है, लाइटनिंग होती रहती थी। तो इससे क्या था, एनर्जी मिलती रहती थी और ये एनर्जी रिएक्शन को प्रमोट करती थी, जिससे रिएक्शन होती थी। इन सब ने आपस में रिएक्शन करी और डिफरेंट कंपाउंड, सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। और इसी तरीके से एक बहुत ही जो रिवोल्यूशनरी फिनोमिनन हुआ इसमें, वो ये हुआ कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में वाटर ने क्या किया, ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। तो इस तरीके से यहाँ पर मॉलिकुलर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ। अब ये जब ब्रेक डाउन हो गया तो हाइड्रोजन तो लाइटर था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है, 1, और जबकि ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन था वो स्केप आउट कर गया कहाँ, बाहर। ठीक है, और जो ऑक्सीजन था वो यहीं रहा, अर्थ के एटमॉस्फेयर के आस ही पास रहा और उसने अलग अलग गैसेस के साथ में रिएक्शन करके अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस बनाए, एसिटिलीन, एथिलीन, ठीक, एथेन, मेथेन, ये ऐसे सारे कंपाउंड्स बनाए। और साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसने यूवी रेडिएशन को अंदर आना बंद कर दिया, वो क्या, कि उसने ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। हमारे ट्रोपोस्फीयर में किसका फॉर्मेशन कर दिया, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, जिससे क्या था, तो जो कॉस्मिक रेज ये सारी जो सीधे अर्थ पर आ जाती थी वो अब आना बंद हो गई। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओशियन। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ ओशियन में क्या था कि जो मेटेरॉइड्स थे वो जब अर्थ पर हिट करते थे तो गड्ढे हो जाते थे, जहाँ पर अर्थ की क्रस्ट में हिट करते थे। ठीक, तो जब गड्ढे हो जाते थे, पंक्चर्ड हो जाते थे, तो उन्हीं से जो होल बने, ठीक, उनको वेंट बोला गया, या उन्होंने आगे चल करके क्या करा, समुद्र का निर्माण, ओशियन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, बाद में क्या हुआ एक्चुअली
कि देखिए लेटर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज होल्स, अगर उन्हीं से बड़े गड्ढों का फॉर्मेशन हुआ जो समुद्र में आगे बदले। ठीक, तो देखो जब डिफरेंट टाइप की गैसेस जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती रहती थी और वाटर वेपर, जब टेम्परेचर अर्थ का बहुत ही ज़्यादा गिर गया तो क्या हुआ, कंडेंस हो गया। कंडेंस होने के बाद सबसे पहली बार बारिश हुई, फर्स्ट रेनफॉल अकर्ड। इसके बाद में क्या, जो विंड थे, ठीक, वो क्या थे, वो पानी से भर गए और इस तरीके से क्या हुआ, प्रिमिटिव ओशियन का फॉर्मेशन हो गया। एक्चुअली एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जब जो और अदर गैसेस थी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या, किसी ने अमोनिया, किसी ने एसिटिलीन, मेथिलीन, ये सारे बना लिए थे। ठीक है, तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पानी के साथ में नीचे बरसने लगे। और जब वो नीचे बरसने लगे तो क्या हुआ कि जो समुद्र में पानी था वो सिर्फ और सिर्फ पानी ना होकर के एक ऑर्गेनिक मिक्सचर हो गया, जिसको हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने, जेबीएस हेल्डेन ने क्या कहा, हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप कहा। प्रीबायोटिक सूप इसलिए कहा क्योंकि इसी ने बायोजिनेसिस मतलब इसी ने लाइफ को बनाया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, पहली सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है फर्स्ट सेल के ओरिजिन के लिए। जो ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी जो आप लोग पढ़ते हैं, बड़ा सिंपल लगता है आपको। ठीक है, उतनी सिंपल वो थ्योरी नहीं, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली इसके लिए। एक कंट्रोवर्सी चली है मुलर, एक साइंटिस्ट थे मुलर, MULLER मुलर, उनके साथ में ओपेरिन की कंट्रोवर्सी चली, पूरे कई सालों तक चली। ठीक है, दोनों का मानना सही था कि फर्स्ट सेल है, लेकिन फर्स्ट सेल किस तरीके से बनी है इसमें दोनों की कंट्रोवर्सी चली। जब हम लोग ओपेरिन देखेंगे तब इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम देखते हैं लाइफ में हैव बिगन इन सबमर्ज्ड वोल्केनोज डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इसके अकॉर्डिंग क्या, जो लाइफ है वो गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट्स में बनी है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स वो जगह होती हैं समुद्र के अंदर, क्योंकि समुद्र की गहराई में क्या है, सनलाइट पहुंच नहीं पाती, तो वहां पर जब एनर्जी पहुंचती नहीं तो वहां पर लाइफ कैसे ओरिजिनेट होगी। तो जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं वो समुद्र के अंदर गहरे ऐसे कुछ होते हैं, एक प्रोसेस टाइप होती हैं जिसमें एबंडेंट मात्रा में, क्वांटिटी में क्या एनर्जी होती है जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट होती है। ठीक है, तो उसी में क्या हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, लाइफ का पहली लाइफ या पहली सेल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आपको ये क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जो है ना, इस क्या लिखा है इसमें, स्ट्रोमेटोलाइट्स फॉर्म्ड बाय स्ट्रोमेटोलाइट्स। स्ट्रोमेटोलाइट्स वर्ड जो यूज किया जाता है वो वर्ड यूज किया जाता है रॉक्स के लिए। ये इस तरीके कुछ स्पेशल टाइप की रॉक्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की सार्क बे में मिली हैं। ये जो स्ट्रोमेटोलाइट्स है, जो रॉक हैं, ये नॉर्मल रॉक से थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये जो रॉक्स हैं ये पत्थर की नहीं बनी, ये रॉक्स जो बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं BGA, हाँ बिल्कुल सही पहचाना, ब्लू ग्रीन एल्गा साइनोफाइसी साइनोबैक्टीरिया, इनके डेड बॉडी की ये बनी हुई हैं। और ये बिल्कुल सिमिलर उसी के तरीके हैं। जब हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तब जानेंगे आर्कियन पीरियड, आर्कियोजोइक जो आर्कियन पीरियड है, ठीक है, उस टाइम की ये बनी हुई हैं, उसी के तरीके की जो रॉक है उनसे सिमिलर मिलती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो पहली लाइफ होगी वो इसी के उसमें ट्रांसफॉर्म्ड हो गई थी, या क्या बोलेंगे, अवसादित हो गए थे। ठीक है, तो अब हम एक ब्रीफ अकाउंट देख लेते हैं पूरी की पूरी लाइफ के ओरिजिन के लिए जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले एटम से एलिमेंट से मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कई मिल जाएगा, जैसे कि सिंपल, और दूसरा जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बना, जो सबसे पहला ऐसा माना जाता है, यहीं पर बस कंट्रोवर्सी है मूलर और ओपेरिन वाली। एक तो क्या है RNA, और जो दूसरा है वो है DNA। खैर ये आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि पहले कौन आया है, RNA या DNA। ठीक है, ये भी बात हम करेंगे, कल करेंगे बात इस पर। नेचुरल सिलेक्शन, प्रोटीन, देखो जब सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल मान लो RNA बना है,
बना ही आरएनए था, मानना क्या है इसमें, ठीक है, आरएनए बना। तो अब आरएनए के सामने ये था कि वो ऐसी प्रोटीन का सिलेक्शन करे जो लाइफ को सस्टेन करने में हेल्पफुल हो। तो जो नॉर्मल प्रोटीन थी उनको उनको हटा दिया गया, जबकि न्यूक्लियो प्रोटीन जो लाइफ को सस्टेन करती थी उनका सिलेक्शन हो गया। और इसके बाद में जो सबसे सिंपलर सेल बनी प्रोकैरियोटिक सेल, और बाद में उससे जो सेल बनी वो बनी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओपैरिन की थ्योरी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कई बार लोगों को इसको पढ़ने में दिक्कत होती है, बहुत डर सा लगता है बच्चों को, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगा। मैं इतना विश्वास करता हूँ कि अगर आपने एक बार पूरा वीडियो वॉच कर लिया तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद, देखते रहिए ईगल बायोलॉजी। स्टे होम एंड स्टे सेफ and follow the guidelines of lockdown. Thank you.